कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस का जो स्रावित मतलब क्या होता है कि जहां से वो निकलता है, जहां से उसका निर्माण होता है। तो पित्त रस का निर्माण कहां से होता है? तो यकृत से होता है। और ये 2019, 22 और 23 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग को अभी हम समझाया यही सारा डिटेल। आपका नाम क्या है? जैस्मिन। जास्मिन, आप उसके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन एंजाइम, हाँ? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, तुरंत जवाब, सवाल जाते ही जवाब मिला, वेरी गुड। तो आप लोग देख रहे हैं कि वसा का जो पाचन है वो लाइपेज एंजाइम करेगा। तो आपका ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। हम लोग जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम का पोषण चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पौधों में पोषण किस तरीके से होता है ये हम लोग समझ चुके थे, और जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है इसका पूरा थ्योरी आप लोग लिख चुके हैं। अब एक बार आप लोगों को फिगर के साथ एक बार पूरा आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको पूरा आपका रिकैप करवा दे रहे, ठीक है। तो बस आप लोगों को आज की क्लास में खाली सुनना है, समझना है, और जहां दिक्कत लगे सवाल करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर आप इसको पूरा समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको ये पूरा समझने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखा है इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, बगल में साल भी लिखा हुआ 2019, 23, है ना। ये हर साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो रोटी है, चावल है, दाल है। अब पेट को तो पता नहीं है कि क्या है। पेट जो हमारा जो आहार नाल है वो तो खाने में जो है, खाने में क्या मौजूद होता है आहार नाल को ये नहीं पता होता, ठीक है। तो खाने में मेन जो पाचन क्रिया होता है वो इन्हीं का होता है। इसमें खाने में हम लोग का क्या चीज मौजूद होता है? खाने में हम लोग का 6 चीज मौजूद होता है। वो 6 चीज क्या है खाने में? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है और जल होता है। ये खाने में इतना सा चीज मौजूद होता है। लेकिन जो हमारा आहार नाल है वो क्या करता है? इन्हीं खानों का पाचन करता है। लेकिन इसमें पूरे 6 का पाचन नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारे खाने में कुछ जटिल अणु रहते हैं और कुछ सरल अणु रहते हैं, इन्हीं 6 में कोई जटिल है और कोई सरल अणु है, ठीक है। तो हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल कहते हैं किसको है? तो मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक जो ये पाचन क्रिया आप देख रहे हैं, ये पूरे कोई ये क्या है? आहार नाल है, ठीक है। मुंह गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक जो नाल है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो खाना जो है हम लोग जो खाते हैं उसके अंदर यही 6 चीज मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, खनिज लवण और जल, ठीक है। तो इसमें जो ये 3 चीज आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हीं का पाचन हमारे आहार नाल में होता है, क्योंकि ये भोजन में जटिल रूप में रहते हैं। और ये विटामिन, खनिज लवण और जल, इसका पाचन नहीं होता क्योंकि ये भोजन में क्या रहते हैं? सरल रूप में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आहार नाल है ये जो पाचन करेगा वो किनका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा, वसा का करेगा, प्रोटीन का करेगा। अब किस प्रकार से करेगा इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं क्लास में थ्योरी के साथ। आज हम लोग पूरा ओवरऑल ओवरव्यू देखेंगे इसको, ठीक है। तो आइए कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, है ना। भोजन हम आपको लिखा चुके हैं कि भोजन के पाचन के कितने चरण है? 5 चरण होते हैं, ना। सबसे पहले क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण, मतलब भोजन को मुंह में रखना, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसको खाएंगे, चिबाएंगे तो फिर तुम्हारा पेट में जाएगा, पाचन होगा उसका। तो पहले अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, मतलब भोजन क्या होगा? टूटेगा, टूट के जटिल अणु से सरल अणु में बनेगा। फिर जब पाचन हो गया तो अब क्या होगा? उसका तीसरा अवशोषण होगा, मतलब जो आपने भोजन किया वो भोजन अब कहाँ? खून में मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर उसका स्वांगीकरण होगा, जो भोजन अब खून में मिल चुका उससे आपको क्या मिला? एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, है ना। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? मल परित्याग कर देंगे, ठीक है, जो अनपचा भोजन होगा। तो ये 5 चरणों में भोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि भोजन के जो पाचन की जो चरण होते हैं वो कितने चरण है? 5 चरण है। कौन कौन चरण है? अब भोजन का पहले अंतःग्रहण होगा, फिर क्या होगा? पाचन होगा, फिर क्या होगा? अवशोषण होगा, फिर क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, और फिर क्या होगा? मल परित्याग होगा। ये भी आप लोग को लिखाया जा चुका है कि नहीं। अब स्टार्ट करते हैं कि भोजन सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, मतलब मुंह के अंदर जाएगा। अब मुंह के अंदर क्या है? आपका दांत है, जीभ है, और यहाँ पर आपका लार ग्रंथि भी होता है,
ठीक है। तो दांत और जीभ एक अलग टॉपिक है, उसको अलग क्लास में देखेंगे। हम लोग को अभी फोकस करना है पाचन तंत्र पर। तो पाचन तंत्र में जो यहाँ पर मुंह के अंदर जो मेन भूमिका निभाएगा वो है आपका लार ग्रंथि, ठीक है। भोजन के अंदर ये मुंह के अंदर जो ग्रंथि है, क्या कौन सा ग्रंथि, ये सब आपका जो ध्यान से सुनिएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव आपका इधर अभी आसानी से आप इसको ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, लेकिन तब जब आप इसको पूरा ध्यान से अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। और ये तो कुछ ही ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऐसा ऐसा आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको पहले ये पूरा आपको सिस्टम पाचन तंत्र समझना होगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप पहले भोजन आप कहाँ लिया, मुंह के अंदर लिया, ठीक है। अब ये भोजन जब मुंह के अंदर जाएगा तो उसमें दांत है, जीभ है, उसको किनारे करते हैं अभी, और इसमें मुंह के अंदर आपका लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। मुंह के अंदर कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, लार ग्रंथि। और इस लार ग्रंथि से आपका क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। अब ग्रंथि जो होता है वो एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। ग्रंथि क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है। लेकिन ग्रंथि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है उससे एंजाइम निकलता है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उससे क्या निकलता है, देखिए सॉरी, बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और अंतःस्रावी ग्रंथि से आपका क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, ठीक है। समझ में आया बात को। अब जो हार्मोन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकल रहा है, वो लार ग्रंथि में कितना एंजाइम पाया जाता है, दो एंजाइम। कौन कौन, एक है तुम्हारा लाइसोजाइम एंजाइम और एक है तुम्हारा टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो मुंह के अंदर जो होता है, ठीक है, मुंह के अंदर आपका लार ग्रंथि पाया जाता है, और ग्रंथि से क्या निकलता है, तो आपका हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि ग्रंथि कौन सा प्रकार का, अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है वो आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो कि नलिका युक्त होता है। जो नलिका युक्त होता है उससे एंजाइम निकलता है, और जो नलिका विहीन होता है उससे हार्मोन निकलता है। तो पूरा ग्रंथि का जो एक डिटेल चैप्टर है ये आपका बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो वहां पर आपको ग्रंथि का फिर आपको नॉलेज लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको पूरा हम लोग का फोकस क्या है, हम लोग का सिर्फ पाचन तंत्र पे फोकस है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज का जरूरत पड़ रहा है बस उसको भी देखेंगे, ना तो चैप्टर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो एंजाइम है, ये दो एंजाइम है, कौन कौन हमारे पास, मुंह के अंदर लार ग्रंथि के अंदर दो एंजाइम है, जिसका एक का नाम है क्या, लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरे का नाम है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो हम लोग भोजन किए तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गंदगी होती है, उस गंदगी के अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब रहता है। तो वो बैक्टीरिया को क्या करता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम उसको मारता है, ठीक है। और फिर जो हमारा टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका एक रूप स्टार्च भी हम आपको उस कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं। तो उसका पाचन करता है और स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। और एक और बात बता देते हैं कि ये जो खाना जो मेरा जटिल रूप में था, कौन सा खाना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हीं का पाचन तो हम लोग का पाचन तंत्र करता है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है। तो हम आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप जो होगा वो ग्लूकोज होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम रूप होगा, जो हमारा पाचन तंत्र उसको तोड़ेगा, तो तोड़ के हमको कार्बोहाइड्रेट तोड़ के हमको क्या देगा, तो ग्लूकोज देगा। उसी तरह वसा का जो सरलतम रूप होगा, जो वसा जो टूटेगा तो टूट के लास्ट उसका अंतिम सरलतम रूप क्या होगा, तो वसा का वसीय अम्ल होगा। और जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हमारा जटिल अवस्था में रहता है, ये पाचन तंत्र इसको तोड़ेगा और तोड़ के इसको सरल रूप में लाएगा, और प्रोटीन का सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये कैसे टूट रहा है, तो यहां तक अभी आएंगे। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ठीक है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हमको लास्ट तक किसमें, ग्लूकोज में तोड़ना है। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो टाइलिन एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ रहा है, माल्टोज में तोड़ रहा है। अब फिर आगे देखेंगे यही माल्टोज टूटेगा किस में, फिर ये ग्लूकोज में जाकर के लास्ट में तब्दील होगा, ठीक है। तो अभी देखते जाएंगे। फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो खाना हम लोग यहाँ तक आ चुका है। अब ये आपका जो ये नली आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इस नली के द्वारा ही खाना कहाँ तक पहुंचता है,
पेट में पहुंचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। पेट तक खाना किसके द्वारा पहुंचता है, तो ग्रास नली। इसमें भोजन की कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। इस नली में भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती, ठीक है। अब भोजन को सिर्फ ये मुंह से पेट तक लाने का काम कौन करता है, ये ग्रास नली करता है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, ठीक है। अब खाना आपका कहाँ आ चुका है, पेट में आ चुका है, ठीक है। तो खाना जब पेट में है तो पेट को हम लोगों ने देखा था अमाशय में, ठीक है। पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय। बायोलॉजी में इसको अमाशय बोलेंगे हिंदी में। और अमाशय यानी पेट को 3 भागों में बांटा गया। पेट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अगर हम देखें तो इतना सा हिस्सा तुम्हारा क्या हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक भाग। इसको क्या बोलते हैं, इतने से भाग को कार्डियक भाग बोलेंगे। इसके बीच वाले भाग को हम लोग फंडिक भाग बोलेंगे, और इसके लास्ट पीछे वाले पार्ट को हम लोग इसको पाइलोरिक भाग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है जिसमें खाना पहले आता है, यानी कि कौन सा भाग, कार्डियक भाग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिसका सिंबल है HCl, है ना। ये अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही पूछ सकता है कि हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब HCl का काम क्या होगा, तो आप लोगों ने जब खाना मुंह में खाया था तो मुंह में जो बैक्टीरिया को कौन मार रहा था, तो मुंह के बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मारिस। लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया बच गया होगा और वो पेट तक पहुंच गया होगा, तो यहाँ आने के बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मौजूद है, उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, मार देगा। यानी अब आपके अंदर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर अगर पहुंच भी गया होगा मुंह से, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा जो भी लाइसोजोम से बचा होगा, लाइसोजाइम, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस वाले का भाग यानी कि कार्डियक भाग का, तो आपको समझ में आ गया कि कार्डियक भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को, जो बचा खुचा बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बीच वाले पार्ट में आते हैं जिसका नाम क्या है, फंडिक भाग। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, एक कांटेनुमा एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूगे बोलते हैं। ये क्या करता है, तो जब हम लोग भूखे होते हैं काफी टाइम से, तो यही रूगे हम लोग को क्या करता है, चुभने लगता है, ठीक है। काफी टाइम से जब हम लोग भूखे रहते हैं तो ये रूगे क्या होता है, चुभने लगता है, और खाने के बाद इसका जो होता है क्षेत्रफल बढ़ता है और खाना उसमें एडजस्ट होता है, ठीक है। फिर खाना आपका कहाँ आएगा, फिर आपका खाना चला आएगा पाइलोरिक भाग में। इसी पाइलोरिक भाग में आपका एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब ग्रंथि आया है तो उसमें एंजाइम भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ग्रंथि आया है तो एंजाइम भी आएगा। अब हम देखेंगे कि जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है, उस जठर रस में कौन सा एंजाइम है। तो आपको बता दें कि इस जठर रस में जो एंजाइम होगा, एक होगा आपका पेप्सिन एंजाइम होगा, और एक आपका रेनिन एंजाइम होगा। ये 2 एंजाइम होगा इसमें, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि किस भाग में जठर रस पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना। और अमाशय के कौन से भाग में पाया जाता है, तब आप लोग बोलिएगा कि ये पाइलोरिक यानी पीछे वाले भाग में पाया जाता है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसे वैसे जवाब देंगे हम, ठीक है। तो अब हम लोग के जो ये जो इसमें जो अमाशय है, अमाशय के अंदर, अमाशय का कौन सा भाग, पाइलोरी भाग। पाइलोरी भाग में क्या पाया है, कौन सा ग्रंथि है, तो जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन सा रस है, तो जठर रस है। जठर रस में कौन सा एंजाइम है, तो पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। अब ये एंजाइम है तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा पाचन क्रिया में। तो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन्स में बदलेगा, ठीक है। तो पहला पाचन जो प्रोटीन का हुआ वो कौन किया, पेप्सिन एंजाइम, है ना। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पहला एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को पहले तोड़ेगा। और प्रोटीन को तोड़ना किसमें, प्रोटीन का सरलतम रूप क्या, अभी बताया आप लोगों को कि प्रोटीन का सरलतम रूप है अमीनो अम्ल, ठीक है। लेकिन अभी प्रोटीन किस में टूटा है, पेप्टोन्स में टूटा है। लेकिन हमको तोड़ना लास्ट तक किस में, इसको अमीनो अम्ल में तोड़ना। तो आगे चल के देखेंगे ये सब टूट जाएगा, पूरा सरलतम रूप हमको मिलेगा, ठीक है। तो अभी पहले आप धीरे धीरे समझते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें एक और एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ऐसा एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है।
और ये छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप लोग देखते हैं छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो उल्टी जो करता है वो दही दही टाइप का उल्टी करता है ना। तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी दूध से दही बनाने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, तो रेनिन एंजाइम ऐसा है जो दूध को दही में बदलता है। इतना सा याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे अमाशय का काम हो गया। अब अमाशय के बाद जो है अब भोजन आएगा किसमें, छोटी आंत में आएगा। लेकिन एक बात आप यहां पर ध्यान रखिए कि पेट के अंदर जो भोजन था वो किस रूप में था, अम्लीय रूप में था। अम्लीय रूप क्यों हो गया, क्योंकि पेट के अंदर पाया जा रहा था अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या बना दिया था, एसिडिक बना दिया था, अम्लीय बना दिया था। लेकिन छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन को अपने अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, आप अम्लीय जो पेट के अंदर जो अम्लीय भोजन है, छोटी आंत बोलता है कि आप इसको क्या करके दीजिए, क्षारीय करके दीजिए, हम अम्लीय भोजन को नहीं पाचन करेंगे। तब अब यहां पर जो मदद करेगा आंत में जाने से पहले, तब आपका यहां पर यकृत मदद करेगा, पित्ताशय मदद करेगा, अमाशय मदद करेगा इसको अम्ल से क्षार बनाना। ठीक है, बात समझ में आया इतना सा। तो अब देखिए ये कैसे मदद करेगा। अच्छा, एक और बात यहां पर यह भी समझने का है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, मजबूत अम्ल होता है। तो ये पेट को हमारे जला क्यों नहीं दे रहा, अगर अम्ल है, एसिड है तो आप लोगों को बताया भी था क्लास में कि हमारे पेट की दीवारों पर एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्ली कहते हैं, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो अपने प्रभाव को वो खो देता है। इस कारण से जो है ये हमारे पेट को नहीं जला पाता। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि अम्ल जब पेट में हमारा एसिड रहता है या अम्ल रहता है तो पेट हमारा क्यों नहीं जल पाता, क्योंकि पेट की दीवारें किससे बनी है, तो पेट की दीवारें म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस झिल्ली से बनी है, जो कि क्षारीय होता है और अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करके अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस कारण से पेट हमारा नहीं चलता। इतना सा बात समझ में आया। तो अब जो है खाना हमको आंत में लेके जाना है, खाना अब आंत में जाएगा, लेकिन आंत में जाने से पहले जो खाना अम्ल था पेट में उसको क्षारीय होना होगा। और इसको क्षारीय करने में मदद कौन कौन करेगा, तो क्षारीय करने में मदद आपका कौन करेगा, यकृत, यानी ये लीवर करेगा। और आप लोग जो ये जो संरचना देख रहे हैं लीवर के अंदर, ये लीवर के अंदर नहीं है, ये लीवर के पीछे है, लेकिन आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया ये लीवर के पीछे साइड में रहता है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका पित्ताशय। लीवर कहाँ पर रहता है, तो लीवर पित्ताशय कहां पर रहता है, तो पित्ताशय लीवर के पीछे यानी यकृत के पीछे रहता है। पित्ताशय कहां रहता है, यकृत के पीछे, यकृत यानी लीवर, ये लीवर के पीछे है पित्ताशय, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके अंदर ही घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये फिगर बना हुआ है ऐसे ही। ठीक है, आपको समझना है कि जो ये पित्ताशय है ना, ये कहां पर है, यकृत के पीछे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ये लीवर का काम क्या है, तो अभी आपको बताया कि छोटी आंत में खाना किस रूप में जाना चाहेगा, क्षारीय रूप में जाना चाहेगा। पेट में भोजन किस रूप में था, अम्लीय रूप में। अब इस अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए ये सब मदद करेगा पार्ट। कौन कौन पार्ट है, तो यकृत है, पित्ताशय है और अमाशय है। ठीक है, अब ये इसको क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाएगा। तो देखिए जो यकृत होता है ना, यकृत एक रस का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त रस। तो ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, तो यकृत से होता है। तो पित्ताशय क्या करता है, तो जो लीवर जो होता है, जो यकृत होता है, वो पित्त का निर्माण तो करता है, लेकिन एक थैली जो पित्ताशय है उसमें जाकर के उसको जमा करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और धीरे धीरे वहां से फिर वो क्या होता है, छोटी आंत में उसको स्रावित करता है, मतलब बहाता है, डालता है उसके। ठीक है, और अमाशय भी, अमाशय का भी यही काम है। अमाशय भी इसको पाचन क्रिया में इसकी मदद करेगा, जो अम्लीय भोजन उसको क्षारीय बनाने में मदद करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि, और जो यकृत होता है ना, एक और बात बता देते हैं यकृत के बारे में। यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और कैसी, अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी। तो याद रखिएगा हम लोग जितना भी ग्रंथि इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंजाइम निकल रहा है तो एंजाइम हमेशा बाह्यस्रावी ग्रंथि ही होगा। ज्यादातर जो आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें आपका क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो कि क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत अभी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यकृत में क्या होता है, तो देखिए अम्लीय भोजन को ये क्या करता है, क्षारीय बनाता है, ये पित्त रस का निर्माण करता है और ये पित्त को क्या करता है, पित्ताशय में जाकर के स्टोर करता है। यानी यकृत ये क्या करेगा, ये पित्ताशय का निर्माण, पित्त का निर्माण करेगा और पित्ताशय में जाके उसको स्टोर करेगा और फिर वो धीरे धीरे आंत में उसको छोड़ता जाएगा और जो भोजन अम्लीय था वो धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, क्षारीय। तो कभी कभी ये भी बोलता है कि जो पित्त रस है उसका पीएच मान क्या होता है, तो पीएच जो स्केल होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय और लवण का ये सब का, उदासीन का ये सब चीज का पता चलता है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो वहां पर आपको पीएच स्केल समझाएंगे जब आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि जिसका भी पीएच मान 7 से ऊपर हो जाता है तो वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका पक्का पक्की 7 हो जाता है, बराबर हो जाता है 7 के, वो उदासीन होता है। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं, पित्त का पीएच मान कितना है, 7.7, मतलब ये क्या है, 7 से बड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पित्त के अंदर जो पित्ताशय के अंदर जो पित्त है वो क्या है, क्षारीय, क्योंकि क्षारीय बनाना है हमको, क्योंकि आंत जो छोटी आंत है वो भोजन को किस रूप में अपने अंदर लेगा, तो क्षारीय रूप में अपने अंदर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए यकृत का हो गया, चलिए आपका पित्ताशय भी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर कौन सा बचा, अमाशय, सॉरी अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होता है, तो अग्नाशय में भी 3 प्रकार का एंजाइम होता है। अग्नाशय में क्या होता है, 3 प्रकार का एंजाइम होता है और ये तीनों प्रकार का एंजाइम तीनों प्रकार के भोजन को क्या करेगा, जटिल से सरल अवस्था में लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ये क्या करता है, तीनों प्रकार के भोजन को क्या करता है, इसमें तोड़ने का कोशिश करता है, इसको जटिल अवस्था से सरल अवस्था में लाने का कोशिश करता है। कौन एंजाइम, कौन ग्रंथि, तो अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम कौन कौन है, तो लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों प्रकार का एंजाइम कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। आप याद रखिएगा ये सब चीज कि तीनों प्रकार का एंजाइम कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से। कौन कौन है एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाला, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है, इमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है इसमें। ठीक है, तो अब खाना आपका कहां आ चुका है, छोटी आंत में आ चुका है। ठीक है, और एक और बात बता देते हैं यहाँ पर कि या कभी कभी क्या होता है कि ये जो पित्ताशय आप देख रहे हैं ना, इस पित्ताशय में कभी कभी पथरी हो जाता है, यानी स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये पित्ताशय को काट करके निकाल दिया जाता है कि नहीं। तो अब जब इसको काट करके निकाल देगा तो जो यकृत अपना जो पित्त रस का निर्माण कर रहा था वो निर्माण करके कहाँ रख रहा था, इसी थैले में न रख रहा था, पित्ताशय में न रख रहा था। लेकिन अब जो स्टोन हो गया तो हम इसको काट करके बाहर निकाला गया है, तो अब क्या होगा, ये डायरेक्ट यकृत, अब जो पित्त रस है वो डायरेक्ट कहाँ डालेगा, सीधा छोटी आंत में डालना स्टार्ट कर देगा डायरेक्ट। तो इसी में डॉक्टर क्या बोलेगा आपको कि खाना जो है थोड़ा रुक रुक कर आराम आराम से खाएं, क्योंकि आपका पित्ताशय क्या हो गया, जहां पर पित्त रस स्टोर था, जरूरत के हिसाब से निकलता था उसमें पित्त रस, अब वो आपका डायरेक्ट जा रहा है, तो थोड़ा आराम है ना, पूरा एकदम टूट नहीं पड़ना है, खाने पर आराम से खाना। तो अब देखिए, तो खाना अब कहाँ आ चुका है, खाना अब छोटी आंत में आ चुका है। किस रूप में आ चुका है, तो क्षारीय रूप में आ चुका है। ठीक है, क्षारीय रूप में कौन कौन लाया है, तो यकृत लाया है और पित्ताशय लाया है और इसको अग्नाशय लाया। अग्नाशय में भी जो क्या एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन एंजाइम पाया जाता है, तो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ये तीनों एंजाइम तीनों प्रकार के भोजन का पाचन करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए, और जब भोजन छोटी आंत में शुरू में आता है तो छोटी आंत के शुरू वाले हिस्से को यहाँ पर ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत में जब खाना पेट के माध्यम से पहले स्टेज में जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसको इंग्लिश में ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा, ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि जो ग्रहणी है ये ग्रहणी किस भाग का अंग है, तो ग्रहणी जो है ये आपका छोटी आंत का अंग, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक। और देखिए इसके बाद खाना आपका कहाँ आएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में ही खाने का संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट होता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। अब किस प्रकार से होता है, कौन कौन एंजाइम होता है, अभी आपको यहाँ पे भी बताएंगे। ठीक है ना, तो पहले आप यहाँ देखिए खाना आपका कहाँ आ चुका है,
छोटी आंत में, और छोटी आंत भी अपना एंजाइम निकालता है। कौन कौन एंजाइम निकालता है ये आपको बता चुके हैं, और कैसे कैसे पाचन होगा वो अभी हम बता देंगे। ठीक है, अब छोटी आंत में जो खाना का पूर्ण पाचन हो गया है तो आप क्या करेगा, जो अपचा भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत से धीरे धीरे क्या होगा, गुदा द्वार द्वारा ये मल परित्याग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का भोजन का पाचन कंप्लीट होगा। और कभी कभी क्या होता है, और हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कंकड़ आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वो भोजन, चिबाया हुआ भोजन हम लोग बाहर कर देते हैं मुंह से। तो मुंह से निकाला हुआ भोजन जो है वो बोलस कहलाता है। मुंह में जो भोजन पचा और वो जो बाहर आ गया उसको क्या कहते हैं, बोलस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है ना। लार ग्रंथि था उसमें, वहां से वो मिलना लग गया तो वो भोजन की प्रक्रिया आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भोजन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुंह से आरंभ होती है। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उल्टी कर देते हैं, पेट का खाना बाहर निकालते हैं। तो जब पेट का खाना बाहर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, पेट में जो भोजन पच गया ना, जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइम। और जो अपचा भोजन जो बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काइल। पेट से बाहर निकला तो काइम, और मल परित्याग जो हम लोग कर देते हैं तो मल परित्याग में जो भोजन पचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग काइल बोलते हैं। ठीक है, और इसी बड़ी आंत में एक पार्ट जो अवशेषी अंग पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बड़ी आंत का एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसको बोलेंगे जो हमारे शरीर में जिसका होना या ना होना बराबर ही है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसी अपेंडिक्स में भोजन जब भर जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, आपको तेज दर्द होगा। फिर इसको क्या करते हैं, इसको अपेंडिक्स को काट करके इतने से हिस्से को अलग करके आपको इसको मिला दिया जाएगा। तो ये अपेंडिक्स का इलाज केवल क्या है, ऑपरेशन। ठीक है, तो यही, इसमें भोजन जब भर जाता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत में जो होता है भोजन का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का संपूर्ण पाचन किसमें हो गया है, छोटी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होगा, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण। तो ये था हमारा संपूर्ण पाचन प्रक्रिया। आप लोग को तो सारा थ्योरी, सारा डिटेल पहले भी दे चुके थे। आज हम लोग फिगर से भी इसको समझ गए अच्छे से। अब थोड़ा और समझिए, थोड़ा सा नोट पॉइंट आप लोग के लिए स्पेशल निकाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भोजन के पाचन की जो भोजन के अंदर 3 चीज ऐसा है जिसको हमको पचाना है। तो भोजन का ऐसा 3 चीज कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। पाचन तंत्र इसी को पचाएगा, क्योंकि ये भोजन में किस अवस्था में रहता है, तो जटिल अवस्था में रहता है। और इसी को पाचन तंत्र जटिल अवस्था से सरल अवस्था में लाता है कि नहीं। अब देखिए तब कैसे कैसे हम लोग का ये पाचन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखेंगे। यहाँ पर किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टेप 1 में क्या होगा कि लार का टाइलिन एंजाइम, सुनिए कहाँ का, और लार कहाँ पाया जाएगा, मुंह में। तो लार का, यानी आपसे ये भी क्वेश्चन तब बन जाएगा ना यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मुंह से स्टार्ट हो गया। और मुंह में कौन सा पार्ट से, तो मुंह में जो लार ग्रंथि पाया जाता है उससे। और लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो टाइलिन एंजाइम। तो लार का टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को मोल्टोज में बदलेगा पहले। ठीक, फिर सुनिए आगे, सेकेंड स्टेप में अग्नाशय का इमाइलेज एंजाइम, किसका, अग्नाशय का इमाइलेज एंजाइम माल्टोज को फिर किस में बदल देगा, शर्करा में बदल देगा। फिर तीसरा स्टेप में छोटी आंत, क्योंकि आपको पता है कि छोटी आंत तो पूरी तरह से सबका पाचन कर देना है, तो छोटी आंत जो होगा वो माल्टोज एंजाइम को किस में बदल देगा, माल्टोज एंजाइम, माल्टोज यानी शर्करा जो था यहाँ पर उसको किस में बदल दी, ग्लूकोज में। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल अवस्था में है उस सरल रूप उसका क्या है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप कौन है, ग्लूकोज है। बोलो समझ में आया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिएगा इसको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्रोटीन का पाचन, तो 3 स्टेप इसका भी है। पहले क्या होगा, तो अमाशय का पेप्सिन, अमाशय के अंदर ही पेप्सिन एंजाइम पाया गया था। जठर ग्रंथि से जठर रस में जठर एंजाइम निकला था, है ना। तो अमाशय का पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन्स में बदलेगा। ठीक है, फिर अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देगा।
और उसके बाद छोटी आंत में, फिर लास्ट में हमको जाना छोटी आंत में ही संपूर्ण होगा। तो छोटी आंत का इरिप्सिन एंजाइम इस पेप्टाइड को किस में बदल देगा, अमीनो अम्ल में बदल देगा। और आपको पता है कि प्रोटीन का सरलतम रूप है क्या, अमीनो अम्ल। तो पाचन क्रिया में इसी का तो पाचन होना है, प्रोटीन को किस में बदलना है, अमीनो अम्ल में। तो इतनी प्रक्रिया से ये लास्ट में जाकर के अमीनो अम्ल में प्रोटीन का पाचन हो गया। फिर एक और बच्चा आपका जिसको आपको पाचन करना है, वसा का पाचन। तो वसा का जो पाचन होता है यह अग्नाशय तथा छोटी आंत दोनों में थोड़ा थोड़ा ये एंजाइम मौजूद होता है। कौन एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम। कौन एंजाइम, लाइपेज। तो अग्नाशय तथा छोटी आंत में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। तो इस तरीके से तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों का क्या हो गया, पाचन हो गया। और इसी का पाचन पाचन तंत्र में काम करता है। बोलिए, आपको समझ में आया इतना सा? अब आपको क्या करना है कि जितना आप लोगों ने समझा, अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है और आप सभी को इसका जवाब देना। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार है जवाब देने के लिए? हम लोगों ने पाचन तंत्र देख लिया। अब पाचन तंत्र से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यानी बिहार बोर्ड ने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, अब उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो समझा, तो मैं चाहूंगा कि आप ही लोग इसका जवाब दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम? निदा इल्मी। निदा, आप ये बताइए कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस कहाँ से निर्माण, मतलब पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन आपका 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया और अभी आपको समझाया। यकृत से। कितना, कहाँ से? यकृत से। यकृत से। हाँ, बिल्कुल सही है एकदम। तो इसमें सोचना कि आराम से बिंदास बोलिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस का जो स्रावित मतलब क्या होता है कि जहां से वो निकलता है, जहां से उसका निर्माण होता है। तो पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, तो यकृत से होता है। और ये 2019, 22 और 23 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग को अभी अब समझाया यही सारा डिटेल। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, यकृत हो गया। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड, तालियां। नाम क्या है? जैस्मिन। जास्मिन, आप उसके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम करेगा, पेप्सिन एंजाइम? हाँ, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, तुरंत जवाब, सवाल जाते ही जवाब मिला। वेरी गुड। तो आप लोग देख रहे हैं कि वसा का जो पाचन है वो लाइपेज एंजाइम करेगा। तो आपका ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बाकी हम ही बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा। ये भी आप लोगों को क्लास में बताया। और आपको बता दें कि छोटी आंत, जो नाम इसका भले छोटी है लेकिन ये होता है सबसे बड़ा अंग है आहार नाल का। ठीक है, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई आप लोग को पहले भी बताएं, इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर। और पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। और 9 मीटर में 6 से 7 मीटर खाली छोटी आंते का लंबाई होता है। ये इतना घुमा है ना, इसका लंबाई बढ़ गया। ये सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। ठीक है, हाँ, सबसे लंबा भाग है आहार नाल का कौन, छोटी आंत। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, छोटी आंत। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, ये 2024 और 22 और 24 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रहणी, अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया था कि ग्रहणी जो है छोटी आंत का हिस्सा है। ग्रहणी किसका हिस्सा है, छोटी आंत का। तो आपसे देख सकते हैं कि इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब तक आप डिटेल से पूरा नहीं पढ़िएगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा कुछ पता नहीं। इसलिए आपको इतना डिटेल दिए हैं, आप पूरा इसी में, ये तो कम ही क्वेश्चन जगह की वजह से इतना ही क्वेश्चन लिख पाए, नहीं तो ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो आपको आपके से पूछेगा इसमें। और ये भी एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए कि मुंह गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुंह में ही। तो मुंह में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अभी यहां पर बताया है कि लार का टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट ना पाचन कर रहा पहले। तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब जगह नहीं था तो कुछ क्वेश्चन और भी हम पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है, अमाशय। वेरी गुड। तो अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुंह में पचा भोजन क्या कहलाता है,
मुंह में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है, बिल्कुल सही है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे आहार नाल में मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है ना। आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि है। और भी आपसे बहुत सारा सवाल इसमें बन सकता है कि पित्त रस का पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है। तो इसी तरीके से बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।